Now let's cover interview questions and answer under Chapter 7, Agent Fundamentals, for section Error Handling, Managing Tool Failures and Hallucinations. Full learning material is available on quicktechie.com. क्वेश्चन, टूल कॉल के दौरान रन टाइम एरर आने पर एजेंट को क्रैश होने से कैसे बचाएं और एलएलएम को गलती सुधारने का मौका कैसे दें? आंसर, जब कोई एजेंट एक्सटर्नल एपीआई या टूल कॉल करता है तो नेटवर्क इशू या गलत इनपुट के कारण रन टाइम एरर आ सकती है। डिफ़ॉल्ट रूप से टूल के फेल होने पर पूरा एग्जीक्यूशन क्रैश हो जाता है, जिससे यूजर एक्सपीरियंस बहुत खराब होता है। इस गंभीर समस्या को सुलझाने के लिए हम LangChain में हैंडल टूल एरर पैरामीटर का उपयोग करते हैं। सैंपल कोड में आप देख सकते हैं कि गलत तरीके में हमने सीधा टूल बना दिया जो एरर आने पर तुरंत क्रैश हो जाएगा। वहीं सही तरीके में हमने स्ट्रक्चर्ड टूल का उपयोग किया है और हैंडल टूल एरर को ट्रू सेट किया है। इससे अगर फंक्शन के अंदर कोई एक्सेप्शन आती है तो LangChain क्रैश होने के बजाय उस एरर मैसेज को एक स्ट्रिंग के रूप में LLM को वापस भेज देता है। LLM उस एरर को पढ़कर समझ जाता है कि उसने क्या गलती की थी, जैसे कोई गलत पैरामीटर पास करना या डेटा टाइप गलत होना। इसके बाद मॉडल उस फीडबैक का इस्तेमाल करके सही इनपुट के साथ दोबारा टूल को कॉल करने का प्रयास करता है। ये अप्रोच एजेंट की ऑटोनॉमी को बनाए रखती है और सिस्टम को बहुत अधिक रिलायबल और फॉल्ट टॉलरेंट बनाती है, जिससे बिना इंटरवेंशन की एरर हैंडल हो जाती है। क्वेश्चन, एजेंट कभी-कभी मनगढ़ंत जवाब या हैलुसिनेशन जनरेट करता है। LangGraph में इसे पकड़ने और ठीक करने का बेस्ट तरीका क्या है? आंसर, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में हैलुसिनेशन एक बहुत ही आम और खतरनाक समस्या है, जहां मॉडल ऐसा डेटा या फैक्ट्स जनरेट करता है जो असल सोर्स में होता ही नहीं है। प्रोडक्शन में इससे बचने के लिए हम सेल्फ करेक्शन लूप या क्रिटिक नोड का बेहतरीन पैटर्न इस्तेमाल करते हैं। सही कोड में हमने LangGraph का उपयोग करके एक वेरीफाई नोड बनाया है। जब मेन एजेंट कोई जवाब बनाता है तो वो सीधा यूजर को नहीं भेजा जाता, बल्कि इस क्रिटिक नोड के पास आता है। ये नोड एक दूसरे प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करके गहराई से चेक करता है कि क्या जनरेट किया गया जवाब दिए गए कॉन्टेक्स्ट पर पूरी तरह आधारित है या नहीं। इसके बाद हमने एक कंडीशनल एज डिफाइन किया है जो इस वेरिफिकेशन के रिजल्ट के आधार पर फ्लो को कंट्रोल करता है। अगर जवाब सही है और उसमें कोई मनगढ़ंत बात नहीं है तो फ्लो खत्म हो जाता है, लेकिन अगर हैलुसिनेशन पकड़ा जाता है तो ग्राफ वापस जनरेशन नोड पर चला जाता है और मॉडल को अपनी गलती सुधारने का स्पष्ट निर्देश देता है। ये आर्किटेक्चर आउटपुट को बहुत सुरक्षित बनाता है और एंटरप्राइज लेवल पर यूजर का ट्रस्ट बनाए रखने में मदद करता है। क्वेश्चन, अगर LLM आउटपुट जनरेट करते समय गलत JSON फॉर्मेट देता है तो पार्सिंग एरर को ऑटोमेटिक तरीके से कैसे रिकवर करेंगे? आंसर, जब हम एजेंट को स्ट्रक्चर्ड आउटपुट जैसे JSON बनाने को कहते हैं तो कई बार वो एक्स्ट्रा टेक्स्ट या गलत सिंटैक्स दे देता है, जिससे आउटपुट पार्सर तुरंत क्रैश हो जाता है। ऐसे केस में सिर्फ दोबारा सेम प्रॉम्प्ट रन करने से काम नहीं बनता, क्योंकि मॉडल को अपनी गलती का पता ही नहीं चलता। इसका सही और स्मार्ट तरीका रीट्राई विद एरर आउटपुट पार्सर का इस्तेमाल करना है। गलत कोड में नॉर्मल पार्सर सीधे फेल हो जाता है और एक्सेप्शन थ्रो करता है। सही कोड में हमने इस स्पेशल पार्सर को LLM के साथ इनिशियलाइज किया है। जब पार्सिंग में कोई सिंटैक्स एरर आती है तो ये टूल उस एरर मैसेज, ओरिजिनल प्रॉम्प्ट और खराब जनरेटेड आउटपुट को एक साथ मिलाकर LLM को वापस भेजता है। वो LLM को स्पष्ट रूप से बताता है कि उसका पिछला आउटपुट क्यों फेल हुआ, जैसे कोई मिसिंग ब्रैकेट या गलत डेटा टाइप। LLM उस फीडबैक को पढ़ता है और तुरंत JSON की गलती को सुधारकर एकदम सही फॉर्मेट में नया आउटपुट दे देता है। ये सेल्फ हीलिंग प्रोसेस डेटा एक्सट्रैक्शन और कॉम्प्लेक्स एजेंटिक वर्कफ्लो में बहुत रिलायबिलिटी लाता है। क्वेश्चन, एजेंट के टूल्स एक्सटर्नल API कॉल करते हैं जो रेट लिमिट या टाइम आउट के कारण फेल हो सकते हैं। इसे कैसे हैंडल किया जाए? आंसर, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में जब एजेंट किसी थर्ड पार्टी API या टूल को कॉल करता है तो कई बार सर्वर डाउन होने या रेट लिमिट पार होने की वजह से रिक्वेस्ट फेल हो जाती है। ये एक टेम्पररी एरर होती है जिसे तुरंत LLM को फेलियर के रूप में नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि इससे फालतू टोकन्स खर्च होंगे और एजेंट कंफ्यूज हो जाएगा। गलत कोड में हमने सीधा रिक्वेस्ट किया है जो एक बार फेल होने पर पूरा प्रोसेस रोक देगा। सही अप्रोच में हमने पाइथन की टेनासिटी लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया है। यहाँ हमने टूल के ऊपर रीट्राई डेकोरेटर लगाया है जो एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिदम यूज करता है। इसका मतलब है कि अगर पहली बार API फेल होती है तो वो 2 सेकंड रुकेगा, अगली बार 4 सेकंड और फिर ऐसे ही टाइम बढ़ता जाएगा। ये मैक्सिमम 3 बार कोशिश करेगा। LangChain में आप रनेबल्स के साथ डॉट विद रीट्राई मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के ट्रांजिएंट फेलियर को एजेंट की कॉग्निटिव लेवल पर नहीं बल्कि कोड और इंफ्रास्ट्रक्चर की लेवल पर ही हैंडल करना चाहिए, ताकि हमारा सिस्टम ज्यादा स्टेबल रही और परफॉर्मेंस बनी रही।
Now, let's cover interview questions and answer under Chapter 7, Agent Fundamentals, for section Custom Agents, Building Proprietary Reasoning Loops from Scratch. Full learning material is available on quicktechie.com. Question. कस्टम रिएक्ट लूप बनाते समय मेरा एजेंट एक ही टूल को बार बार कॉल करके लूप में फंस रहा है, इसे कैसे रोकें? आंसर. लैंग ग्राफ में जब हम अपना कस्टम रीजनिंग लूप बनाते हैं तो एजेंट कभी कभी एक ही टूल को बार बार कॉल करने लगता है, खासकर तब जब टूल एरर दे रहा हो. इसे रोकने के लिए हमें अपने एजेंट स्टेट में स्टेप्स ट्रैक करने का लॉजिक डालना चाहिए. सही कोड में हमने स्टेट में कस्टम काउंटर रखा है. जब भी टूल कॉल होता है ये काउंटर बढ़ता है. कंडीशनल एज में हम चेक करते हैं कि क्या स्टेप्स लिमिट क्रॉस हो गई है. अगर हाँ तो हम सीधे एंड नोड की तरफ राउट कर देते हैं. गलत तरीके में हम सिर्फ टूल कॉल्स की मौजूदगी चेक करते हैं जो एजेंट को इन्फिनिट लूप में फंसा सकता है. इसके अलावा रिकर्जन लिमिट कॉन्फ़िग का उपयोग करके भी हम रन टाइम पर ग्राफ को क्रैश होने या अनगिनत बार चलने से रोक सकते हैं. ये प्रोडक्शन ग्रेड कस्टम एजेंट बनाने का एक बहुत महत्वपूर्ण और क्रिटिकल हिस्सा है, जिससे सिस्टम की रिलायबिलिटी बढ़ती है और अनचाही टोकन कॉस्ट से भी बचा जा सकता है. क्वेश्चन. मुझे एक ऐसा कस्टम एजेंट बनाना है जो शुरुआत में LLM के बजाय हमेशा एक विशिष्ट सर्च टूल को ही कॉल करे. आंसर. डिफ़ॉल्ट रिएक्ट आर्किटेक्चर में हमेशा पहला कॉल LLM को जाता है, जो तय करता है कि क्या करना है. लेकिन कस्टम रीजनिंग लूप में हम इस बिहेवियर को आसानी से बदल सकते हैं. इसके लिए हम एक ऐसा नोड बनाते हैं जो LLM को बाईपास करके सीधे एक टूल कॉल जनरेट करता है. सैंपल कोड में आप देख सकते हैं कि सही अप्रोच में हमने फर्स्ट मॉडल नाम का एक कस्टम नोड बनाया है. ये नोड सीधे सर्च टूल के लिए टूल कॉल ऑब्जेक्ट बनाता है और उसे मैसेज लिस्ट में अपेंड कर देता है. इसके बाद ग्राफ सीधा टूल्स नोड पर जाता है और फिर असली LLM नोड पर आता है. इस तरह LLM को अपना पहला डिसीजन लेने से पहले ही सर्च का पूरा कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है. गलत अप्रोच में हम LLM को प्रॉम्प्ट के जरिए फोर्स करने की कोशिश करते हैं, जो हमेशा काम नहीं करता. कस्टम ग्राफ का यही सबसे बड़ा फायदा है. क्वेश्चन. जब कस्टम टूल एग्जीक्यूशन नोड में एरर आता है तो पूरा ग्राफ क्रैश हो जाता है. LLM को एरर कैसे पास करें? आंसर. कस्टम एजेंट बनाते समय टूल एरर्स को सही तरीके से हैंडल करना बहुत ज़रूरी है. अगर हम एरर को कैच नहीं करेंगे तो हमारा पूरा एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा. इसका सबसे अच्छा समाधान ये है कि हम टूल एग्जीक्यूशन नोड के अंदर ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक का इस्तेमाल करें. सही कोड में जब टूल रन करते वक्त कोई एक्सेप्शन आता है तो हम उस एरर मैसेज को एक टूल मैसेज के रूप में रैप करके वापस स्टेट में जोड़ देते हैं. इससे LLM को पता चल जाता है कि उसने जो टूल कॉल किया था वो फेल हो गया है और एरर क्या था. इसके बाद LLM उस एरर को पढ़कर अपनी रीजनिंग से कोई दूसरा तरीका निकाल सकता है या पैरामीटर्स को ठीक करके टूल को दोबारा कॉल कर सकता है. गलत कोड में टूल एरर को सीधे थ्रो कर दिया गया है, जिससे LLM को रिकवर होने का मौका ही नहीं मिलता और पूरा वर्कफ्लो ब्रेक हो जाता है. क्वेश्चन. मुझे एजेंट के फाइनल जवाब को यूजर तक भेजने से पहले उसकी क्वालिटी चेक करनी है. इसे स्क्रैच से कैसे बनाएं? आंसर. कस्टम रीजनिंग लूप का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम इसमें सेल्फ करेक्शन या रिफ्लेक्शन स्टेप्स डाल सकते हैं. जब एजेंट कोई फाइनल आउटपुट जनरेट कर लेता है तो उसे सीधा यूजर को भेजने के बजाय हम एक रिफ्लेक्ट नोड में भेजते हैं. सही कोड में हमने एक इवैल्यूएटर LLM का इस्तेमाल किया है जो जनरेट किए गए जवाब की क्वालिटी और एक्यूरेसी चेक करता है. अगर जवाब सही है तो कंडीशनल एज फ्लो को एंड की तरफ भेज देता है. लेकिन अगर जवाब में कोई कमी है या वो अधूरा है तो इवैल्यूएटर फीडबैक के साथ फ्लो को वापस मेन रीजनिंग नोड पर भेज देता है. गलत अप्रोच में हम सिर्फ एक ही प्रॉम्प्ट में सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, जिससे आउटपुट की क्वालिटी गिर जाती है. कस्टम ग्राफ में ये रिफ्लेक्शन लूप एजेंट को अपनी गलतियों से सीखने और बिना यूजर के दखल की एक बहुत ही सटीक और बेहतरीन जवाब देने में मदद करता है. Now let's cover interview questions and answer under Chapter 7, Agent Fundamentals, for section The Graph Paradigm, Nodes, Edges, and Stateful Learning. Material is available on quicktechie.com. Question. लैंग ग्राफ में चैट हिस्ट्री ओवरराइट हो रही है. बिना पुरानी हिस्ट्री खोए नए मैसेजेस को स्टेट में कैसे जोड़ें? आंसर. लैंग ग्राफ में स्टेट का बहुत महत्व है क्योंकि ये पूरे वर्कफ्लो का डेटा और कॉन्टेक्स्ट होल्ड करता है. जब भी कोई नोड अपना काम खत्म करता है तो वो स्टेट को अपडेट करने के लिए एक डिक्शनरी रिटर्न करता है. डिफ़ॉल्ट रूप से लैंग ग्राफ पुरानी वैल्यू को नई वैल्यू से ओवरराइट कर देता है. अगर आप चैट हिस्ट्री या मल्टीपल टूल कॉल्स बना रहे हैं तो आपको पुराना डेटा भी सुरक्षित चाहिए होता है ताकि LLM पूरी बात याद रख सके. इस बड़ी समस्या को सुलझाने के लिए हम एनोटेटेड और एक कस्टम रिड्यूसर फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं. सही कोड में हमने ऐड मैसेजेस रिड्यूसर का इस्तेमाल किया है.
ये लैंग ग्राफ को स्पष्ट रूप से बताता है कि जब भी इस कीवर्ड के लिए नया डेटा आए तो उसे ओवरराइट करने की बजाय पुरानी लिस्ट में अपेंड कर दो। इससे आपका चैटबॉट बिना कोई डेटा खोए पूरी बातचीत का कॉन्टेक्स्ट याद रख पाता है और सिस्टम क्रैश नहीं होता। गलत कोड में एनोटेटेड का इस्तेमाल नहीं हुआ है, जिससे हर नोड एग्जीक्यूशन के बाद पुरानी चैट हिस्ट्री हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी, जो एक खराब अप्रोच है। क्वेश्चन, एक नोड के अंदर स्टेट डिक्शनरी को सीधे मॉडिफाई करने से एरर आ रहा है। नोड से स्टेट अपडेट करने का सही तरीका क्या है? लैंग ग्राफ में नोड सिर्फ साधारण पाइथन फंक्शंस होते हैं जो करंट स्टेट को इनपुट के रूप में लेते हैं और अपना काम करते हैं। लेकिन एक बहुत ही सामान्य गलती जो डेवलपर्स करते हैं वो ये है कि वे नोड के अंदर उस स्टेट ऑब्जेक्ट को सीधे मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। आपको ये कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लैंग ग्राफ इम्यूटेबल स्टेट पास करता है। अगर आप डायरेक्ट बदलाव करेंगी तो साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, डेटा कंसिस्टेंसी टूट सकती है और सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। सही तरीका ये है कि आपका नोड फंक्शन अपना काम पूरा करने के बाद सिर्फ एक नई डिक्शनरी रिटर्न करे। इस रिटर्न की गई डिक्शनरी में केवल वही कीवर्ड्स होने चाहिए जिन्हें आप अपडेट या चेंज करना चाहती हैं। लैंग ग्राफ का अंडरलाइंग ग्राफ इंजन खुद इस रिटर्न की गई डिक्शनरी को मेन मास्टर स्टेट के साथ सुरक्षित रूप से मर्ज कर देता है। अगर स्टेट स्कीमा में कोई रिड्यूसर लगा है तो वो उसे कॉल करेगा, वरना वैल्यू को सीधे रिप्लेस कर देगा। ये पैटर्न ये सुनिश्चित करता है कि डेटा फ्लो हमेशा प्रेडिक्टेबल रहे और जब कई नोड्स पैरेलल में चल रही हों तो कोई डेटा करप्शन ना हो। क्वेश्चन, LLM के आउटपुट के आधार पर वर्कफ्लो को अलग अलग राउट्स पर कैसे भेजें? डायनामिक राउटिंग कैसे काम करती है? आंसर, जब हमारा आर्किटेक्चर कॉम्प्लेक्स होता है तो हम हमेशा पहले से तय नहीं कर सकते कि कौन सा नोड किस नोड के बाद चलेगा। असली एजेंटिक सिस्टम्स में LLM ही अपने रीजनिंग के आधार पर यह तय करता है कि उसका अगला कदम क्या होना चाहिए। इसके लिए हम लैंग ग्राफ में कंडीशनल एजेस का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मल एज सिर्फ एक नोड को दूसरे से फिक्स तरीके से जोड़ता है, लेकिन कंडीशनल एज एक कस्टम पाइथन फंक्शन का उपयोग करता है जो रन टाइम पर करंट स्टेट को एनालाइज करता है। सही कोड के उदाहरण में हमने एक राउटिंग लॉजिक फंक्शन बनाया है। ये फंक्शन स्टेट में मौजूद आखिरी मैसेज को चेक करता है। अगर उस मैसेज में कोई टूल कॉल की रिक्वेस्ट है तो ये टूल स्ट्रिंग रिटर्न करता है, जिससे एग्जीक्यूशन फ्लो टूल नोड की तरफ चला जाता है। अगर कोई टूल कॉल नहीं है तो ये फ्लो को खत्म करने के लिए एंड रिटर्न करता है और फाइनल जवाब यूजर को मिल जाता है। इस डायनामिक राउटिंग की वजह से ही हम लैंग ग्राफ में लूप्स और साइकिल बना पाते हैं, जो किसी भी ऑटोनॉमस एजेंट की सोचने, गलती सुधारने और काम करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन, लैंग ग्राफ में सुपर स्टेप्स क्या होते हैं और जब एक नोड से कई एजेस निकलती हैं तो एग्जीक्यूशन कैसे होता है? आंसर, लैंग ग्राफ का एग्जीक्यूशन मॉडल गूगल के प्रेगल सिस्टम से बहुत ज्यादा प्रेरित है, जो ग्राफ प्रोसेसिंग के लिए सुपर स्टेप्स के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। एक सुपर स्टेप का सीधा सा मतलब है ग्राफ के अंदर एक बार का पूरा इटरेशन या साइकिल। जब हम अपने ग्राफ को डॉट कंपाइल मेथड से तैयार करते हैं तो लैंग ग्राफ उसे एक रनेबल ऑब्जेक्ट बना देता है, जिसमें चेक पॉइंट्स भी ऐड किए जा सकते हैं। जब एग्जीक्यूशन शुरू होता है और किसी एक सोर्स नोड से कई एजेस अलग अलग डेस्टिनेशन नोड्स की तरफ जाती हैं, तो वे सारी डेस्टिनेशन नोड्स एक ही सुपर स्टेप के अंदर पैरेलल में चलने लगते हैं। सही कोड में प्लानर नोड का काम खत्म होने के बाद रिसर्च और चार्ट दोनों नोड्स एक साथ एग्जीक्यूट होंगे। जब ये पैरेलल नोड्स अपना काम खत्म करके स्टेट अपडेट रिटर्न करते हैं तो लैंग ग्राफ उनकी सारे अपडेट्स को एक साथ मेन स्टेट में मर्ज कर देता है। अगर स्टेट में कोई रिड्यूसर फंक्शन डिफाइंड है तो वो इन सारी पैरेलल अपडेट्स को बिना किसी ओवरराइड की अच्छे से कंबाइन कर लेता है। ये आर्किटेक्चर मल्टी एजेंट सिस्टम्स को बहुत फास्ट बनाता है, क्योंकि जो काम एक दूसरे पर निर्भर नहीं है वे एक साथ हो जाते हैं। Now, let's cover interview questions and answer under Chapter 7, Agent Fundamentals, for section State Graph Fundamentals, Defining and Initializing State. Full learning material is available on quicktechie.com. क्वेश्चन, लैंग ग्राफ में स्टेट को इनिशियलाइज करते समय टाइप्ड डिक्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? क्या कोई और तरीका भी है? आंसर, लैंग ग्राफ में स्टेट हमारे पूरे एप्लीकेशन का स्नैपशॉट होता है, जो एक नोड से दूसरे नोड तक फ्लो करता है। जब हम स्टेट डिफाइन करते हैं तो हमें एक स्पष्ट स्कीमा चाहिए होता है, ताकि ग्राफ के हर नोड को पता हो कि उसे इनपुट में क्या डेटा मिलेगा और आउटपुट में क्या भेजना है। टाइप्ड डिक्ट का इस्तेमाल करने से हमारा स्टेट स्ट्रांगली टाइप्ड हो जाता है, जिससे टाइप चेकिंग और डीबगिंग बहुत आसान हो जाती है। अगर आप गलत कोड देखें तो सीधे डिक्ट पास किया गया है, जो कोई स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं करता। वहीं सही तरीके में हमने टाइप्ड डिक्ट से एक एजेंट स्टेट क्लास बनाई है, जिसमें हर वेरिएबल का टाइप फिक्स है।
आप टाइप्ड डिक्ट की जगह पाइडेंटिक बेस मॉडल या पाइथन की डेटा क्लासेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोडक्शन लेवल कोड में स्पष्ट स्कीमा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना इसके अगर कोई नोड गलत डेटा रिटर्न करता है तो रन टाइम एरर आ जाएगा। इससे कोड मेंटेन करना भी बहुत आसान रहता है और फ्लो पूरी तरह से डिटर्मिनिस्टिक हो जाता है। क्वेश्चन, एक नोड स्टेट को कैसे अपडेट करता है? क्या हम सीधे इनपुट स्टेट ऑब्जेक्ट को म्यूटेट या बदल सकते हैं? आंसर, एक बहुत ही कॉमन गलती जो नए डेवलपर्स करते हैं वो है इनपुट स्टेट को सीधे म्यूटेट करना। लैंग्राफ में जब कोई नोड फंक्शन कॉल होता है तो उसे स्टेट की एक इम्यूटेबल कॉपी या वैल्यू मिलती है। नोड का काम सीधे स्टेट को बदलना नहीं है, बल्कि सिर्फ उन की वैल्यू पेयर्स की एक डिक्शनरी रिटर्न करना है जिन्हें अपडेट किया जाना है। गलत कोड में आप देख सकते हैं कि स्टेट डिक्शनरी को सीधे बदलकर रिटर्न किया गया है, जो साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकता है और ट्रैकिंग को खराब कर सकता है। सही तरीके में नोड सिर्फ एक नई डिक्शनरी रिटर्न कर रहा है। लैंग्राफ का कोर इंजन बैकग्राउंड में इस रिटर्न की गई डिक्शनरी को लेता है और मेन स्टेट के साथ सुरक्षित रूप से मर्ज कर देता है। अगर रिटर्न की गई डिक्शनरी में कोई ऐसी की है जो स्टेट स्कीमा में है तो उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। ये तरीका हमारे पूरे ग्राफ एग्जीक्यूशन को बहुत ही प्रिडिक्टेबल और सुरक्षित बनाता है, खासकर जब कई नोड्स समानांतर काम कर रहे हों। क्वेश्चन, जब कई नोड्स एक ही स्टेट की को अपडेट करते हैं तो डेटा को ओवरराइट होने से बचाने के लिए रिड्यूसर कैसे लगाएं? आंसर, जब हम लैंग्राफ में कोई साधारण की डिफाइन करते हैं तो उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर हमेशा पुरानी वैल्यू को नई वैल्यू से ओवरराइट करने का होता है। लेकिन कई बार, जैसे कि एग्जीक्यूशन स्टेप्स या मल्टीपल नोड्स के रिजल्ट्स को ट्रैक करते समय, हम चाहते हैं कि डेटा ओवरराइट ना हो बल्कि पुरानी लिस्ट में जुड़ जाए। इसे हासिल करने के लिए हम स्टेट स्कीमा में एनोटेटेड टाइप हिंट और रिड्यूसर फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। गलत तरीके वाले कोड में अगर दो नोड पास्ट स्टेप्स में लिस्ट भेजेंगे तो आखिरी नोड का डेटा ही बचेगा। सही तरीके में हमने ऑपरेटर डॉट ऐड को रिड्यूसर के रूप में पास किया है। जब भी कोई नोड इस की के लिए नई लिस्ट रिटर्न करेगा, लैंग्राफ पुरानी लिस्ट और नई लिस्ट को एक साथ जोड़ देगा। आप अपना खुद का कस्टम रिड्यूसर फंक्शन भी लिख सकते हैं जो ये तय करे कि नई और पुरानी वैल्यू को कैसे मर्ज करना है। ये फीचर स्टेट मैनेजमेंट को बेहद पावरफुल बनाता है और डेटा लॉस से बचाता है। क्वेश्चन, चैटबॉट बनाते समय कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री के लिए ऐड मैसेजेस रिड्यूसर का क्या काम है और इसे कैसे सेट करते हैं? आंसर, एआई एजेंट्स और चैटबॉट्स में कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री मेंटेन करना सबसे जरूरी होता है। इसके लिए हम स्टेट में मैसेजेस की एक लिस्ट रखते हैं। अगर हम बिना रिड्यूसर के लिस्ट रखेंगे तो हर नया मैसेज पूरी हिस्ट्री को ओवरराइट कर देगा। अगर हम ऑपरेटर डॉट ऐड का इस्तेमाल करें तो वो सिर्फ लिस्ट को जोड़ेगा, लेकिन सेम आईडी वाले मैसेजेस को अपडेट नहीं कर पाएगा। इसलिए लैंग्राफ एक स्पेशल रिड्यूसर ऐड मैसेजेस देता है। सही कोड में हमने इसे एनोटेटेड के साथ डिक्लेयर किया है। ये रिड्यूसर बहुत स्मार्ट है। ये सुनिश्चित करता है कि नए मैसेजेस पुरानी लिस्ट के अंत में सही तरीके से जुड़ें। इतना ही नहीं, अगर कोई टूल या नोड किसी मौजूदा मैसेज को अपडेट करता है जिसकी आईडी पहले से स्टेट में है, तो ये डुप्लीकेट मैसेज जोड़ने के बजाय उस पुरानी मैसेज को नई वैल्यू से अपडेट कर देता है। ये स्ट्रीमिंग और टूल कॉल्स के आउटपुट को हैंडल करने के लिए बैकबोन की तरह काम करता है, जिससे हमारा ग्राफ बिना किसी एरर के पूरी चैट हिस्ट्री को सुरक्षित रखता है। Now, let's cover interview questions and answer under Chapter 7, Agent Fundamentals, for section Nodes and Functions, Building Independent Logic Units. Full learning material is available on quicktechie.com. क्वेश्चन, ग्राफ में नोड के अंदर स्टेट को सीधे अपडेट करने से बग क्यों आते हैं? स्टेट को अपडेट करने का सही तरीका क्या है? लैंग्राफ में नोड साधारण पाइथन फंक्शन होते हैं जो सिस्टम के इंडिपेंडेंट लॉजिक यूनिट्स की तरह काम करते हैं। जब भी कोई नोड रन होता है तो उसे इनपुट के तौर पर ग्राफ की करंट स्टेट की एक कॉपी मिलती है, न कि असली स्टेट ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट रेफरेंस। गलत कोड वाले उदाहरण में आप साफ देख सकते हैं कि डेवलपर डिक्शनरी को सीधे म्यूटेट या मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक बहुत बुरी प्रैक्टिस है। इससे सिस्टम में अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट्स आते हैं और डिबगिंग करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। सही तरीके में एक नोड सिर्फ एक नई डिक्शनरी रिटर्न करता है जिसमें केवल वो कीज और वैल्यूज होती हैं जिन्हें आप अपडेट करना चाहते हैं। लैंग्राफ का बिल्ट इन रिड्यूसर फंक्शन बैकग्राउंड में इस आउटपुट को मेन स्टेट के साथ बहुत ही सुरक्षित रूप से मर्ज कर देता है। इस डिक्लेरेटिव अप्रोच से हमारी फंक्शन प्योर और इंडिपेंडेंट रहते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब आप अपने ग्राफ को डिबग या टेस्ट कर रही होती हैं तो आपको पता होता है कि कोई भी नोड छुपकर पीछे से डेटा नहीं बदल रहा है। ये तरीका पूरी सिस्टम को स्केल करने और एंटरप्राइज लेवल पर डिप्लॉय करने के लिए बहुत ही ज्यादा रिलायबल और शानदार है। क्वेश्चन,
एक नोड में भारी एपीआई कॉल से पूरा ग्राफ स्लो हो रहा है। नोड्स को असिंक्रोनस बनाकर इसे कैसे फिक्स करेंगे? आंसर: जब हम रियल वर्ल्ड और कॉम्प्लेक्स एजेंट्स बनाते हैं तो हमारे नोड्स को अक्सर डेटाबेस, एक्सटर्नल एपीआई या भारी कैलकुलेशन वाले टूल से कनेक्ट करना पड़ता है। अगर हम गलत तरीके वाले कोड की तरह सिर्फ सिंक्रोनस फंक्शन लिखते हैं तो वो पूरे एप्लीकेशन के एग्जीक्यूशन थ्रेड को ब्लॉक कर देता है और यूजर को हमारा चैटबॉट बहुत स्लो और अनरिस्पॉन्सिव महसूस होता है। बहुत अच्छी बात यह है कि लैंग्राफ नोड्स को असिंक्रोनस फंक्शंस के रूप में भी पूरी तरह से सपोर्ट करता है। सही कोड में हमने अपने नोड फंक्शन को एसिंक कीवर्ड के साथ डिफाइन किया है और बाहरी एपीआई कॉल के लिए अवेट का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। जब लैंग्राफ इस नोड को ग्राफ में ऐड करता है तो वो इंटरनली इसे रनेबल लैम्डा में लपेट देता है जो असिंक्रोनस एग्जीक्यूशन को बाय डिफॉल्ट हैंडल कर लेता है। इससे हमारा ग्राफ बैकग्राउंड में पैरेलल तरीके से कई काम एक साथ कर सकता है बिना मेन थ्रेड को फ्रीज किए। प्रोडक्शन रेडी एजेंट्स और हाई ट्रैफिक वाले सिस्टम्स में हमेशा असिंक नोड्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस बेहतरीन रहे और यूजर एक्सपीरियंस में कोई कमी ना आए। क्वेश्चन: मैं नोड के अंदर हार्ड कोडेड एलएलएम नहीं रखना चाहता। रनेबल कॉन्फ़िग से डायनामिक पैरामीटर्स कैसे पास करें? आंसर: सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस ये है कि हम अपने कोड और लॉजिक को डायनामिक और रीयूजेबल बनाएं ताकि उसे अलग अलग सिचुएशन में इस्तेमाल किया जा सके। गलत कोड में हमने मॉडल का नाम सीधे फंक्शन के अंदर हार्ड कोड कर दिया है। इससे नुकसान ये है कि अगर हमें टेस्टिंग के लिए कोई सस्ता और छोटा मॉडल चाहिए तो हमें जाकर ओरिजिनल कोड बदलना पड़ेगा। सही तरीके में हमने नोड फंक्शन में स्टेट के साथ साथ एक दूसरा आर्ग्यूमेंट कॉन्फ़िग लिया है जो रनेबल कॉन्फ़िग टाइप का होता है। इसके जरिए हम बाहर से कोई भी कस्टम पैरामीटर जैसे मॉडल का नाम, यूजर की कोई खास आईडी या एपीआई की पास कर सकते हैं। जब हम ग्राफ को इन्वोक या कॉल करते हैं तो ये कॉन्फ़िग डिक्शनरी ग्राफ के हर एक नोड तक अपने आप बैकग्राउंड में पहुंच जाती है। ये अप्रोच हमारे नोड्स को पूरी तरह से इंडिपेंडेंट और प्लगेबल बना देता है। आप एक ही नोड लॉजिक को अलग अलग सेटिंग्स और एनवायरनमेंट के साथ आसानी से मल्टीपल वर्कफ्लो या एजेंट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मॉड्यूलैरिटी एंटरप्राइज एप्लीकेशंस को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। क्वेश्चन: ग्राफ में बहुत ज्यादा नोड्स होने से वो मेंटेन करना मुश्किल हो गया है। सब ग्राफ का उपयोग करके इसे कैसे सुधारें? आंसर: जब हमारा आर्किटेक्चर बड़ा और कॉम्प्लेक्स होने लगता है तो सारे लॉजिक और फंक्शंस को एक ही सिंगल ग्राफ में डालने से सिस्टम बहुत ज्यादा उलझ जाता है। ऐसे भारी ग्राफ को समझना, टेस्ट करना और मेंटेन करना टीम के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसका सबसे बेहतरीन और प्रोडक्शन रेडी समाधान सब ग्राफ्स का स्मार्ट उपयोग करना है। लैंग्राफ की सबसे खास बात यह है कि एक कंपाइल्ड ग्राफ खुद एक इंडिपेंडेंट रनेबल ऑब्जेक्ट होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप पूरी के पूरी एक ग्राफ को किसी दूसरे बड़े ग्राफ के अंदर एक सिंपल नोड की तरह पास कर सकते हैं। सही कोड में हमने पहले रिसर्च से जुड़ा एक छोटा और सेपरेट ग्राफ बनाया है जो अपना काम खुद संभालता है। फिर उस पूरी कंपाइल्ड ग्राफ को मेन सुपरवाइजर ग्राफ में एक नोड बनाकर जोड़ दिया है। ये तरीका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की इनकैप्सुलेशन सिद्धांत की तरह बेहतरीन काम करता है। इससे हर लॉजिक यूनिट अपने आप में अलग, क्लीन और टेस्टेबल रहती है। मल्टी एजेंट सिस्टम या कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रोसेस बनाते समय ये पैटर्न सबसे ज्यादा काम आता है क्योंकि हर टीम अपना अलग सबग्राफ बनाकर उसे मेन सिस्टम में प्लग कर सकती है।